आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एचएसवीपी किस तरह से नए 11 सेक्टर्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है गुरुग्राम के अंदर। कौन से वो सेक्टर्स होंगे जहां अथॉरिटी प्लान कर रही है, किस तरह से वहां लैंड एक्विजिशन मेथड यूज किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड क्या है और किस तरह से उसकी अप्रूवल्स अथॉरिटी द्वारा, जब गवर्नमेंट सपोर्ट और अप्रूवल्स उसे कैसे मिल रहा है और किस तरह से यहाँ लैंड ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है और किस तरह से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो पाएगी, क्या क्या इसके अंदर चैलेंजेस हैं और क्या इसके अंदर सॉल्यूशन है, और कंक्लूड करूंगा लास्ट में कि आखिर क्या इसका एक्चुअल फ़ायदा हम सबको होने वाला है। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर 11 नए सेक्टर्स वाकई में आज की बहुत ज़रूरत है। तो क्या इसमें एक्चुअल स्ट्रेटजी है, ये आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और इन 11 सेक्टर्स की सारी डिटेल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो 11 सेक्टर्स गुरुग्राम के अंदर नए लेकर आ रहा है, वो है गुरुग्राम सिटी में सोहना पटौदी रोड और फरूख नगर के अंदर। और यहाँ सबसे जो मेन एम है वो अथॉरिटी का है कि किस तरह से हाउसिंग डिमांड जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए। एचएसवीपी ने इसके लिए करीब 1845 एकड़ लैंड आइडेंटिफाई की है जहाँ डेवलपमेंट हो सके, और जिस हिसाब से हाई कॉस्ट लैंड एक्विजिशन के अंदर होती है करंट सिनेरियो में, जैसा आप सब अच्छे से जानते हैं, तो लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एचएसवीपी का जो ये प्लान है, किस तरह से कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए और एजेंसी बेस्ट यूटिलाइज करे जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है, जैसे कि लैंड पूलिंग, ई भूमि पोर्टल और लैंड पार्टनरशिप जैसी बेस्ट स्ट्रेटजी को कैसे लेकर आए, इसके लिए ये एचएसवीपी का डेवलपमेंट प्लान सिस्टम में आया है। कौन कौन सी मेथड है जो लैंड एक्विजिशन के लिए यूज कर रहे हैं, अब बारी है उसकी। जी हाँ, जो लैंड एक्विजिशन के मेथड हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन जैसे मैंने बताया अब एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। लैंड एक्विजिशन करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर जो मार्केट प्राइस होता है उसका 4 टाइम्स एज अ कंपनसेशन दिया जाता है अगर अथॉरिटी को एक्वायर करना है, और वहीं अर्बन एरिया में जो मार्केट प्राइस है उसका 2 टाइम्स दिया जाता है अगर लैंड एक्विजिशन करनी है। तो अथॉरिटी का लैंड एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जहां करना बहुत मैंडेटरी है, वहीं अब अथॉरिटी एक्वायर कर रही है। तो इसके लिए अथॉरिटी ने डिफरेंट मेथड सर्च किए हैं, जैसे लैंड पूलिंग मेथड। पहले लैंड पूलिंग मेथड को आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ। लैंड पूलिंग के अंदर पर्टिकुलर एरिया के कुछ लोग जब लैंड देते हैं अथॉरिटी को, तो अथॉरिटी उन्हें कुछ शेयर रखकर डेवलप्ड शेयर देती है। मतलब वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, वो सारी सुविधाओं के साथ गवर्नमेंट एक डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उनको शेयरिंग के, मान लीजिए 1 एकड़ लैंड है 4840 स्क्वायर यार्ड की, तो उसमें गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल 50% डेवलप्ड शेयर देगा। मतलब 2420 स्क्वायर यार्ड का डेवलप्ड लैंड उनको दिया जाए, क्योंकि जब लैंड एग्रीकल्चर लैंड होती है तो वहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार नहीं होता। सेक्टर रोड, कमर्शियल स्पेस, पब्लिक यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रेनेज, ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है। तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 40, 50 या 60%, जो भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर पॉलिसी है उस हिसाब से गवर्नमेंट रख लेती है, और बैलेंस लैंड ओनर को वापस कर देती है। ई भूमि पोर्टल में अक्सर ये होता है कि अथॉरिटी लैंड बाय करना चाहती है लेकिन डायरेक्ट आपके पास नहीं जाएगी। आपके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है या किसी भी तरह की लैंड है जो कि आप अथॉरिटी के ई पोर्टल पे, तो ई भूमि पोर्टल पे आप जब लैंड अपनी सबमिट कर देते हैं तो अथॉरिटी को ये पता लग जाता है कि आप लैंड देने में इंटरेस्टेड हैं, और आपका जो आस्किंग प्राइस है, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, वो भी आप उस पर मेंशन कर देते हैं। अगर अथॉरिटी को लगता है कि आपके उस लैंड पार्सल के ऊपर कोई डेवलपमेंट लाई जा सकती है तो अथॉरिटी उस लैंड को एक्वायर कर लेती है। अगर अथॉरिटी को लगता है कि वो लैंड सफिशिएंट नहीं है तो उसकी एक्विजिशन नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि आसपास के कुछ लैंड और मिलकर
अगर अथॉरिटी को लगता है कि वहाँ बड़ा प्रोजेक्ट आया जा सकता है तो अथॉरिटी उस पर इनिशिएट कर सकती है। तो ये तो हुआ ई भूमि पोर्टल द्वारा आप अथॉरिटी को लैंड दे देते हैं। उसी प्रकार से लैंड पार्टनरशिप भी अथॉरिटी कर सकती है। अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा जो सेक्टर रोड या ग्रीन बेल्ट के ऊपर या 24 मीटर के ऊपर रोड आ रही थी, उसका ऑलरेडी अथॉरिटी ने TDR पॉलिसी अप्लाई की थी। उसमें बहुत लोगों ने अपनी लैंड विलिंगली अथॉरिटी को दी, जिससे अथॉरिटी 24 मीटर या सेक्टर रोड जैसी जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं वो काम करने में अब सक्षम होती हुई दिख रही है। तो लग रहा है कि गुरुग्राम के अंदर बहुत सारे फंसे हुए जो सेक्टर रोड्स थे उनमें काम पूरा हो सकता है और काफ़ी हद तक 24 मीटर की एक्विजिशन में भी इससे अथॉरिटी को काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो इन्हीं तरीक़ों से अथॉरिटी लैंड ऑनर्स को अवेयर करके उनकी लैंड का कंट्रीब्यूशन लेती है, जिससे कि डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो और जो अर्बन लोकल बॉडी है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी ना पड़े। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड पार्सल, इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए अथॉरिटी ने जो डेवलपमेंट करनी है उसके लिए कुछ लैंड पार्सल्स ईयरमार्क किए हुए हैं। गुरुग्राम के अंदर 68 से 70 सेक्टर के बीच में करीब 150 एकड़ लैंड है और 36A और 37 में करीब 326.17 एकड़ लैंड है जो कि आइडेंटिफाई की गई है। सोना की बात करें तो 463 एकड़ है। फरक नगर की बात करें तो 263 एकड़ लैंड है और सबसे ज़्यादा लैंड 643 एकड़ पटौदी के अंदर ईयरमार्क की गई है। तो ये जो डिटेल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड है ये टारगेटेड डेवलपमेंट एफर्ट्स के तहत है कि इन एरियाज़ में यहाँ अथॉरिटी चाहती है कि यहाँ डेवलपमेंट किया जाए और इसके लिए ही ये लैंड लोकेशंस की है। ये लोकेशंस की लैंड जो है वो ईयरमार्क की गई है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड अप्रूवल, ये डेवलपमेंट जो सारी रेजिडेंशियल सेक्टर यहाँ पर जो बनने की तैयारी की जा रही है इसके लिए सारी अप्रूवल्स ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी से ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी और उन्होंने ही इसे एम्फसाइज किया, एक्सपीडाइट किया जाए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। करीब 5000 एकड़ के आसपास का ये एक्विजिशन है, इसको फास्ट किया जाए, इसको एक्सपीडाइट किया जाए, जिससे कि नए सेक्टर नए डेवलपमेंट के साथ हरियाणा के अंदर आ पाए। और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग जो ज़रूरत होती है वो इसके अंदर दिख रही है और इससे मुझे लगता है कि हाउसिंग नीड जो है वो गवर्नमेंट भी कहीं हद तक पूरा करने में सक्षम होगी, क्योंकि बहुत दिनों से हरियाणा के अंदर स्पेशली गुरुग्राम की बात करें तो नए सेक्टर्स में प्राइवेट डेवलपर ज़्यादा लैंड लेके प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। 57 सेक्टर तक के ही जो प्रोजेक्ट्स आए हैं उसके बाद अथॉरिटी ने अलॉटमेंट प्रोसेस से प्रोजेक्ट नहीं निकाले। छोटे छोटे जो लैंड पार्सल्स अथॉरिटीज़ के पास आए वो उसने ऑक्शन करके और खूब कमाया, लेकिन आम पब्लिक के लिए प्रॉपर अथॉरिटी जब अलॉटमेंट प्रोसेस से अलॉट करती है तो उसमें बिडिंग का चांसेस कम हो जाते हैं, एक रिजनेबल रेट पे लोगों को घर मिल पाते हैं। तो लगता है कि इससे नई स्कीम्स आएंगी और लोगों की घर खरीदने की ज़रूरत अथॉरिटी रिजनेबल रेट पे पूरी कर सकती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैंड ऑनर्स, जैसे मैंने बताया HSPP का जो एम है वो ये है कि लैंड ऑनर्स इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो। उसके लिए लैंड पूलिंग, ई भूमि पोर्टल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, TDR जैसी बहुत सारी स्कीम्स इसके ऊपर वर्क हो रही है। और ये मैकेनिज्म जो है वो एक तरह से लैंड ऑनर की पार्टिसिपेशन होती है, उनकी तरफ से ऑफर होता है लैंड डेवलपमेंट के लिए और वहाँ फिर अथॉरिटी वर्क करती है। इसके लिए कई बार एग्रीगेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ कोलैबोरेटिव जो डेवलपमेंट है इसमें दोनों का फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है और जिसकी लैंड एक्विजिशन हो रही है या वो खुद ऑफर कर रहा है उसका भी इसमें फ़ायदा होता है। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर इसके अंदर चैलेंजेस क्या है और क्या है इसके सॉल्यूशंस। जब ऐसी बड़ी डेवलपमेंट होती है तो यहाँ कई बार प्रॉमिस किया जाता है कि इतने टाइम में ये डेवलपमेंट होगी, ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में इम्प्लीमेंट होगा, जैसे कि लॉजिस्टिक इश्यूज़ या रेगुलेटरी हर्डल्स कई बार बीच में आ जाते हैं या कम्युनिटी कंसर्न्स बीच में कई बार आ जाते हैं। तो यहाँ जो प्रॉमिस किया होता है अथॉरिटी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, उसमें कहीं हद तक थोड़ा सा डिले आता है। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए HSPP और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं उनको इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो स्टेक होल्डर हैं प्रॉपर एंगेज रहें, प्रोएक्टिव रहें और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो पूरा सही ढंग से स्ट्रीमलाइन हो पाए।
इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कई बार गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ये लैक करती दिखती है। क्योंकि प्राइवेट डेवलपर फास्ट वर्क करता है, फास्ट लैंड एक्विजिशन करता है और फास्ट ही उसे लगता है कि मैं प्रोजेक्ट की स्टेज तक लेकर आ जाऊं, सेल की स्टेज तक लेके आ जाऊं, तो इससे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पर अथॉरिटी को फास्ट स्ट्रेटजी लाने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। जी हाँ, जिस हिसाब से रेजिडेंशियल सेक्टर्स लाने की तैयारी है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशली। इससे मेरे को लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्पेक्ट्स भी यहाँ पे थोड़े से बढ़ेंगे और एक प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट लाने की एचएसवीपी की तैयारी है। लेकिन यहाँ अथॉरिटी को प्रॉपर जो माइलस्टोन सेट कर रही है अथॉरिटी, उसको रेगुलरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है और प्रायोरिटाइज करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ अथॉरिटी को करना चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट अथॉरिटी और लैंड ऑनर मतलब रेजिडेंट और स्टेक होल्डर के साथ साथ गवर्नमेंट को भी विन विन सिचुएशन हो, जिससे सबका फ़ायदा हो। तो कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।